12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ा है उसके लिए बीएसएफ में एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जो कि बहुत ही इजी तरीके से आपको जो है जॉब मिल जाएगी। हाँ जी, जय हिंद। दिस तुषार सर फ्रॉम तुषार सर वीडियो क्लासेस लोनी। बच्चों, आप लोगों को मैं आपको बता दूं कि जो है एक वैकेंसी के बारे में जिसके बारे में बात करूंगा, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिसने 12th क्लास में साइंस बैकग्राउंड लिया है। साइंस में भी जिसके पास मैथमेटिक्स थी, सिर्फ वो बच्चा जो है इस एप्लीकेशन को जो है सबमिट कर सकता है, फिल कर सकता है। इसके बारे में आज कंप्लीट नॉलेज लेंगे कि जो है एप्लीकेशन में क्या क्या नीड है और क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम डेट है, क्या एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस कंप्लीट बार, ये एग्जाम डेट कंप्लीट जानकारी लेंगे एप्लीकेशन फीस की और सिलेबस की। ठीक है, ये आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है जिसने 12th में पीसीएम बैकग्राउंड से पढ़ाई की है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये वैकेंसी जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा आयोजित कराई जा रही है। ठीक है, इसमें जो है वैकेंसी रहेगी वो रहेगी हेड कांस्टेबल और आरओ और आरएम के लिए। हेड कांस्टेबल आरओ का मतलब होता है रेडियो ऑपरेटर और आरएम होता है रेडियो मैकेनिक। ठीक है, आरओ आरएम की जो पे स्केल रहेगा वो 25,500 से 81,100 रुपए तक का रहेगा। इसमें पहले ही आपको बता रखा है कि आपका जो है पे स्केल कितना रहेगा, तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जिससे जो है आप जो इच्छुक ना हो इस नौकरी के लिए, क्योंकि ये जो है 25,000 सैलरी भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अग्निवीर से ज्यादा सैलरी मिल रही है और एक परमानेंट जॉब भी है डिफेंस के अंदर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो क्या रहेगा। वो रहेगा फर्स्ट फेज में रहेगा आपके पीएचडी पीईटी थ्रो आरएफआईडी। ठीक है, पीएचडी और पीईटी में क्या रहेगा, वो आपको फिल्म डेट विल बी नोटिफाइड व्हाइल यूजिंग। मैं आपको जो है डायरेक्टली बता देता हूं कि जो है जब आपका पीईटी रहेगा या पीएचडी रहेगा, फर्स्ट फेज के लिए आपको बुलाया जाएगा कि आपकी हाइट चेस्ट वगैरह जो है नापी जाए। उसके बाद आपको लोग क्या करेंगे, सेकंड फेज के लिए बुलाएंगे, जिसको जो सेकंड फेज सिर्फ उस बच्चे का होगा जिसका फर्स्ट फेज क्लियर होगा, मतलब जिसकी हाइट चेस्ट वगैरह सब कुछ फिट होगा, उस बच्चे को क्या करेंगे वो सेकंड फेज के लिए बुलाएंगे। उसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी मोड का टेस्ट होगा, जिसमें सिर्फ उन्होंने बोल रखा है विल बी नोटिफाइड व्हाइल इशूइंग द ई एडमिट कार्ड फॉर द सेकंड फेज एग्जामिनेशन। ई एडमिट कार्ड विल बी इशूड एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब एग्जाम के 3 दिन पहले आपको जो है ई एडमिट कार्ड मिल जाएगा। मतलब ये नहीं रहेगा कि आपको जो 1 महीने पहले या 15 दिन पहले भेज दिया, वो लोग आपको जो है सिर्फ एग्जाम के 3 दिन पहले या 4 दिन पहले आपको डेट बता देंगे और आपका एग्जाम बता देंगे आपका एग्जाम कहाँ है। ठीक है, फिर उसके बाद है थर्ड फेज। थर्ड फेज में क्या रहेगा, वो रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपका डीवी वगैरह रहता है। ठीक है भाई, तो ये जो थर्ड फेज रहेगा उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी, डिक्टेशन टेस्ट रहेगा। ये डिक्टेशन टेस्ट के बारे में भी अभी बात करेंगे कि क्या होता है कैसा होता है। ठीक है भाई, उसके बाद आइए आप प्रिपरेशन फॉर फाइनल रिजल्ट, ये सब अलग चीज है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बात बता दूं कि आपका जो रहेगा आरओ रहेगा जो रेडियो ऑपरेटर, उसको जो है 250 नंबर का एग्जाम माना जाएगा। उसका कितने नंबर का होगा, टोटल 250 नंबर का। ठीक है, उसके बाद जो आरएम रहेगा रेडियो मैकेनिक, उसके लिए सिर्फ आपका जो है 200 नंबर का ही टेस्ट होगा। उसमें आपका कोई डिक्टेशन का टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, डिक्टेशन का टेस्ट आपका सिर्फ जो है वो आपका आरओ के अंदर होगा, रेडियो ऑपरेटर के अंदर होगा, न कि इन सब के लिए। तो इसलिए जो है ये तो आपके पास प्लस पॉइंट बन गया है। जो आरएम की पोजीशन पर जाना चाह रहे हैं, जिसको आरओ जाना है, वो डिक्टेशन भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो जो है इजिली जा सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, मार्क्स की बात करें, तो आपका जो है ये रहेगा, आपका आरओ रहेगा 200 मार्क्स का प्लस डिक्टेशन 50 मार्क्स, तो टोटल मतलब 250 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आरएम रहेगा 200 मार्क्स का। तो दोनों जो है आपके अलग अलग रहेंगे, एक बच्चा दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाते हैं, इसमें बात कर रहे हैं क्वालिफिकेशन की, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, जो क्राइटेरिया की बात कर रहा है और क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन राइट कर रखा है। उसके लिए जो है आरओ के लिए आपको 12th पास होना चाहिए। ठीक है, और आपके पीसीएम बैकग्राउंड में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में एटलीस्ट 60% तो होने ही चाहिए। ठीक है, आपके 60% जरूरी है, आप उससे ज्यादा भी ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एटलीस्ट क्या होगा, 60% तो होने ही चाहिए। साथ में जो आरएम है रेडियो मैकेनिक, उसके लिए भी आपको क्या ही एलिजिबिलिटी है, वो पास 12th भी हो। ठीक है, प्लस में उसके भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर 60% कंपलसरी है। फिर है एज लिमिट। एज क्या है, एज जो आपकी रहेगी वो 18 से 25 साल जनरल की रहेगी। उसके बाद 18 से 28 साल आपकी ओबीसी की रहेगी और 18 से 30 साल आपकी जो है एससी एसटी की रहेगी। ठीक है भाई, उसके बाद कैटेगरी वाइज ये एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से जो है एज क्राइटेरिया है, वो बात आप लोग देख लेना, प्रॉपर लिस्ट में लिखा हुआ है। सॉरी, ठीक। अब आइए फिजिकल स्टैंडर्ड, उसमें क्या होता है। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको जो है बात करें तो ये लिख रहा है द फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर बोथ द पोस्ट आर एज अंडर। ठीक है, दोनों पोस्ट के लिए इसमें लिखा रखा है, नीचे दिखा है। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि भाई आपको जो है नीचे दे रखा है, आप इसको जो है इजीली पढ़ सकते हैं। फिर हाइट की जब बात करें, मेल की जब बात हो रही है, तो मिनिमम स्टैंडर्ड सो फार एज इट्स रिलेट टू हाइट में बी रिलैक्स्ड बाय 3 सेंटीमीटर टू गढ़वाली, जो पहाड़ के लोग हैं, ट्राइबल्स जो आदिवासी लोग हैं, उन लोगों के लिए, पहाड़ी लोगों के लिए इनको क्या है 165 सेंटीमीटर में क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। बट जो प्लेन एरिया के लोग हैं, जो हम जैसे एरिया से है, तो उसको क्या करेंगे, उनको आपने जो है
168 सेंटीमीटर होना जरूरी है, ठीक है। उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर हो तभी जो है उनको एलिजिबल माना जाएगा। उसके बाद 80 सेंटीमीटर जो है आपकी चेस्ट होनी चाहिए, फुल आने के बाद जो है 85 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। उसके बाद ऐसे जो है इनको छूट मिलती रहेगी, जैसे ट्रेवल्स वाले रहेंगे और जो है इन फ्यूचर वाले जो पहाड़ी लोग रहेंगे उनके लिए भी अलग से छूट रहेगी। फिर दूसरा है आपका प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन। ये उन बच्चों के लिए है जो किसी जिसके पास में वैकेंसीज कंसिडर्ड हो रखी है या कोई अलग से एक्स्ट्रा वैकेंसी में आ रखा है, तो इसमें आप लोग कोई रिलेट नहीं कर सकते, ना ही आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप जो है मेथड ऑफ सिलेक्शन की जब बात करेंगे तो मेथड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले लिखा हुआ है द कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर इन टेस्ट एज पर फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है सिलेक्ट किया जाएगा, उसने बोल दिया, ठीक है। इसमें रहेगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो मैंने सबसे पहले बताया, पीटी और पीएसटी जिसको बोलते हैं। तो पीएसटी जो रहेगा उसमें हाइट, चेस्ट, वेट जो है आपका नापा जाएगा, ठीक है। मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट का ऐसे ही, सिर्फ जो है फीमेल कैंडिडेट को चेस्ट नहीं नापना और जो है मेल कैंडिडेट की हाइट, चेस्ट और वेट तीनों चीज नापी जाएगी। फिर उसके बाद जो बच्चा इसको क्वालिफाई कर जाएगा उसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको पीईटी बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, टेस्ट के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर रेस करनी है, कितनी देर में, 6.30 मिनट में, ठीक है। मतलब जो है 6.5 मिनट में आपको जो है 1600 मीटर भागना है, ठीक है। बहुत ही इजी है अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं तो। दूसरी चीज जो है लॉन्ग जंप रहेगा 11 फीट का, 3 चांस मिलेंगे, पहले चांस में अगर नहीं हो पाता तो दूसरे में कीजिए, दूसरे में नहीं हो पाता तो तीसरे में आप इजिली कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड है हाई जंप 3.5 फीट इन 3 चांसेस। उसको हाई जंप के लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे, फर्स्ट में किया अच्छी बात है, सेकंड में किया अच्छी बात, नहीं किया तो थर्ड में आप इजिली कर लोगे। फिर उसके बाद है फीमेल्स के लिए 800 मीटर 4 मिनट में, फिर जो है लॉन्ग जंप है 9 फीट का और आपका हाई जंप है 3 फीट का, ठीक है भाई। ये आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, इसके बारे में आपको प्रॉपर्ली बता गया। फिर उसके बाद है सेकंड फेज जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। उसमें भी आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या आएगा, ठीक है। इसमें रिटर्न एग्जाम जो होगा वो आपका होगा बोथ के लिए, ठीक है, आरओ और आरएम दोनों के लिए, क्योंकि ये जो है हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है तो इसमें जो है जरूरी है एग्जाम होना। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम सेपरेटली फॉर द बोथ पोस्ट HCRO एंड HCRM, मतलब दोनों के लिए जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहना है। इसमें एमसीक्यू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है। ड्यूरेशन विल बी कंडक्टेड एट द सिलेक्टेड सेंटर्स ऑन द डेट एंड टाइम फिक्स्ड बाय हेडक्वार्टर डीजी एंड बीएसएफ, ठीक है। मतलब डायरेक्टरेट जनरल बीएसएफ से जो है टाइम कंडक्ट कराया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग अपने आप बता देते हैं। और सिर्फ पूरी टीम हेडक्वार्टर की जो बैठी है डायरेक्टरेट जनरल में उसने बताया है, उन्होंने बोला है कि आपको 2 घंटे मिलेंगे, सीबीटी मोड पे एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन का 1 नंबर 2 नंबर होगा, सॉरी, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 200 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब जो है इसका एग्जाम, ये जो आपका पेपर है वो कौन कौन से सब्जेक्ट का होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो रहेगा फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड जीके, ठीक है। जो आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश है 12th क्लास के अंदर, वही जो है आपको यहाँ पेपर के अंदर भी मिलेगी। साथ में जो है एक सब्जेक्ट एडिशनल जो है आपका जीके जुड़ा हुआ है, जिसमें 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 10 होपफुली इंग्लिश के आएंगे और 10 आपके जीके के आएंगे। तो ज्यादा कोई कठिन की बात नहीं है, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री आपने पहले पढ़ चुके हैं, इंग्लिश भी पढ़ चुके हैं, तो 40 नंबर के फिजिक्स आएगा, 40 सॉरी क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश और जीके के आएंगे। में भी हो सकता है कि 20 के 20 में से 15 जो है इंग्लिश आ जाए, 5 जीके आ जाए, या 5 इंग्लिश आ जाए, 15 जीके आ जाए, ऐसा कुछ यहाँ सेपरेटली बताया नहीं गया है, तो हम जो है डायरेक्टली नहीं कह सकते। उसके बाद है हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर है, तो ये फिक्स हो जाता है। फिर है 10+2 इंटरमीडिएट ऑफ सीबीएसई, ये आपको बता ही रखा है इन्होंने क्या करना है, कैसे पढ़ना है, तो जो 10वीं 12वीं में पढ़ा है आपने वही जो है आपको पेपर के अंदर मिलेगा। साथ में करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आपका जनरल साइंस, सॉरी, ठीक है। तो आपको ये भी पढ़ना है, अगर आप जीएस के लिए जा रहे हैं, जीके के क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये चीज भी पढ़ के चलनी है, ठीक है भाई। तो ये जो है आपका इसमें बताया गया है। उसके बाद है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग पे बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, ये सर नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं, इसमें लिख रखा है फॉर एवरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है, 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग नंबर। अगर आपके पास में आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया, एक क्वेश्चन आपने गलत करा, तो इसका तो आपको 0 मिलेगा, इसका आपको जब 2 मिलेगा तो 2 में से माइनस कर देंगे 0.25, आपके पास बचेगा 1.75, ठीक है। तो जब आप जो है माइनस कर देंगे, अपने आपको नेगेटिव में लेके आएंगे, तो आपका जो सही है उसमें से माइनस हो जाएगा 0.25, तो ये जो है आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी। दूसरी चीज उसमें दे रखा है इन लोगों ने कि भाई क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पहले ही बता रखा है कि आपके जो है क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा रखा है क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर अबाउट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी 38%। मतलब क्या है, जो जनरल बच्चे हैं उनके लिए 38%, आउट ऑफ 200 या 250 में से आपको सिर्फ 3800 लेके आने हैं, ठीक है। फिर 38 नंबर नहीं बात कर रहा मैं, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद है ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को, इनको 33% लेके आना है, और जो एससी एसटी कैटेगरी के हैं उनको सिर्फ 20% लेके आना है, जिससे जो है वो लोग क्वालिफाई कर जाए, ठीक है। ये बात हो गई आपके क्वालिफाइंग मार्क्स की भी, कि आपको जो है कैसे क्वालिफाई करना है या आपकी नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी। उसके बाद है थर्ड पेज, ठीक है। थर्ड पेज क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिक्टेशन एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट, ठीक है। डिक्टेशन कराएंगे, पैराग्राफ रीडिंग कराएंगे, ठीक है।
ये रीडिंग जो रहेगी डिक्टेशन और पैराग्राफ जो रहेगा वो रहेगा सिर्फ HCRO के लिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए, जिसने रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म सबमिट किया है वो सिर्फ जो है इसको देंगे। अदरवाइज RM जो है रेडियो मैकेनिक के लिए जो है इस फॉर्म को या इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, डिक्टेशन या रीडिंग के लिए, ठीक है। वो डायरेक्ट जो है अपना एग्जाम देगा 200 नंबर का, उसमें क्वालिफाई हो गया तो वो जो है अपना सिलेक्शन ले लेगा। बट अगर जो है RO में किसी को जाना है तो उसमें RO के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो डिक्टेशन का एग्जाम और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट जरूर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, फोटोकॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, ये दोनों की जरूरत पड़ेगी। फिर है ITI सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी, इसका ये है अगर आप जो है RO में जा रहे हैं तब आपकी ITI की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। बर्थ सर्टिफिकेट कुछ भी हो, बर्थ सर्टिफिकेट में ऐसा भी हो सकता है आपका 10th की मार्कशीट भी चल जाए, ठीक है, आपका आधार कार्ड भी चल सकता है, ठीक है, पैन कार्ड भी अगर किसी का हो तो वो चल जाएगा। EWS इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट अगर कोई जनरल से है, ठीक है, OBC सर्टिफिकेट अगर OBC कैटेगरी से है, और SC/ST सर्टिफिकेट अगर SC कैटेगरी से है, ठीक है। जनरल वालों का भी दो तरीके का होता है, अगर EWS वाले हैं तो EWS वाले सर्टिफिकेट बना सकते हैं, अगर वो डायरेक्टली जनरल वाले तो उनको कोई सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती, ठीक है भाई। तो ये तो आपका जो है कंप्लीट बता दिया गया है। इसमें हमने क्या है कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद जो है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन DME जिसको बोलते हैं वो जो है आपको बताया जाएगा कि आपके जो है बॉडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो टैटू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये टैटू कहाँ होना चाहिए ये तो बता सकते हैं, जैसे कंटेंट टैटू डिस्पेक्टिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर्स एंड द नेम एज फॉलोइंग इन द इंडियन आर्मी आर टू बी परमिटेड, ठीक है। अगर आपके कोई भगवान का लिखा हुआ है, ठीक है, नाम लिख रहा है या आपका नाम लिख रहा तो परमिसेबल है, ठीक है, उसको तो हम मना नहीं कर रहे। लोकेशन कहाँ होना चाहिए टैटू, उसके बारे में जानकारी, टैटू मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइट्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म बट ओनली लेफ्ट फोरआर्म बिगिन नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब और डोर्सम ऑफ द हैंड आर टू बी अलाउड। मतलब ये है ऐसी जगह होना चाहिए अगर लेफ्ट आर्म पे भी है जो सामने वाले को ना दिखे। अगर मान लिया बाई चांस आप सैल्यूट भी कर रहे हैं और आप जो है अपने अधिकार को दिखा पा रहे हैं तो जो है आपके लिए अच्छा नहीं है। फिर है साइज, आपका कितना साइज होना चाहिए, 1/2, उसमें जो है पहले ही बोल चुके हैं कि आपका जो है 1/2 साइज होना चाहिए, ठीक है भाई। तो आपका टैटू भी जो है इस तरीके से होना चाहिए। फिर जो है आईसाइट आपकी जो है आईसाइट टोटल आपकी जो है 6/6 6/9 जरूरी है, ठीक है। फिर जनरल ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, जो आपके मेडिकल एग्जाम के टाइम पे जो है छोटी छोटी गलतियां हैं वो जो है इसमें बता रखी है कि आपको जो है ऐसे रखना है अपने आप को, ठीक है। ये आप जो है पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ये आपको फिर पता चल जाएगा। वही चीज है आपको बता रखा है हाउ टू अप्लाई और डिक्टेशन टू टेस्ट, ये सब जो है 50 मार्क्स का मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता चुका था, तो इसमें दोबारा रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। रिक्रूटमेंट एजेंसी जो रहेगी, आप मान लिया कोई दिल्ली से है तो उसके लिए जो है जनरल BICIT न्यू दिल्ली टिगरी कैंप MB रोड न्यू दिल्ली रहेगा। मान लिया कोई बच्चा भिलाई से है या गुवाहाटी से है तो उनके लिए अलग अलग सबका एड्रेस दे रखा है रिक्रूटमेंट का। बट आपको जो है ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको कोई ऑफलाइन अपना एप्लीकेशन सबमिट नहीं करना है, ना ही आपको एप्लीकेशन फीस ऑफलाइन देनी है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप अपना सब कार्य ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई कि भाई हमें जो है ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन देना है तो वो आप जो है बता देंगे। फिर उसके बाद है लास्ट चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है फीस की, ठीक है। एप्लीकेशन के सर एप्लीकेशन में फीस कितनी लगेगी, तो फीस जो है आपकी एप्लीकेशन में जो लगेगी वो रहेगी टोटली 100 रुपीज, ठीक है। कितनी रहेगी 100 रुपीज, बट साथ में जो है 50 रुपए उन्होंने जो है आपका प्लस टैक्स भी कर दिया है, ठीक है। तो आपका टोटल क्या रहेगा, आपका जो चार्ज रहेगा वो हो जाएगा 160 के करीब का, कितने का हो जाएगा 160। तो एक फॉर्म को सबमिट करने के आप 160 रुपए दे सकते हैं। दूसरी चीज आप ये उसमें मैंडेटरी नहीं बोल रखा कि आप जो है एक सिर्फ RO का फॉर्म भर सकते हैं 160 में, ठीक है। आप जो है 160 में RO प्लस RM दोनों वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जिससे जो है आप सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है। अगर किसी बच्चे का नंबर RO में नहीं आ रहा, RM में आ रहा है तो वो RM में जा सकता है, किसी का RM में दोनों में आ रहा है तो RO में या RM में जिसका उसका मन है तो उसमें वो जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है प्रोसेस था कंप्लीट, इसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम है वो सब आपको पता चल चुका होगा, या आपको जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रही कैसी रही वो सब भी पता लगी होगी। अगर किसी को अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, नंबर इज 7078012294, या आप कभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पे या कमेंट कर दे कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे इंस्टा फेसबुक, हम हर जगह एक्टिव है। अगर वहां पे कमेंट करते हैं तो हमारी टीम जो है आपसे जल्द से जल्द संपर्क करेगी और आप होपफुली जो है इस फॉर्म को जो है सबमिट करें और हो सके तो आप लोग जो है फॉर्म में भी बैठे जो है जल्दी से जल्दी नौकरी ले और अपना जो है एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति या देश का नागरिक बनके देश को समर्पित करे। जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।